हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री का जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। और मिडिवल हिस्ट्री का भी ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद शायद आपका भक्ति और सूफी आंदोलन का एक और वीडियो हो सकता है कि आएगा, ठीक है, जो आपका इम्पोर्टेंट हो भी। तो उसके बाद आपकी मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाकी आपकी कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिसपे आपके आर ओ और आपका जो यूपी-पीसीएस प्रीलिम्स होना उनके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, और ये भी आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए विजयनगर साम्राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आप देख सकते हैं 1336 में हुई थी। एक सेकंड, इसकी स्थापना आप लोगों की कब हुई थी? 1336 में। ठीक है, 1336 में देखिए आप स्थापना हुई थी इनकी। हरिहर और बुक्का ने की थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी देखिए हम्पी थी, और तुंगभद्रा के ये दक्षिण में था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1336 में, यानी इस समय आपका किसका शासन था? तो तुगलक वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत में। ये चीज भी आपको ध्यान देना, दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए राजवंश की बात कर लेते हैं तो देखिए संगम वंश है, साल्यू वंश है, तुलु वंश और अराविडु वंश है। ठीक, देखिए संगम वंश का समय इनका भी आपको ध्यान देना है। समय टाइम क्या था? 1336 से 1485 के मध्य में संगम वंश था। इसके बाद साल्यू वंश था 1485 से 1505। इसके बाद तुलु वंश था 1505 से 1565 तक। इसके बाद देखिए अराविडु वंश है 1570 से 17वीं सदी तक। ठीक, अब देखिए संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। और कैपिटल क्या थी इनकी? अनेगुड़ी, और दूसरी थी गुटी, जिसे बुक्का ने इसे कैपिटल को बनाया था। इसको देखिए सालू वंश की बात करें तो देखिए इसके संस्थापक कौन थे? सालू नरसिंह, इनके आपके संस्थापक आपको याद रखने हैं। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। ठीक है, और अरावली वंश के यहाँ पर आपको ध्यान देना है तिरुमल थे। कौन थे? एक सेकंड, इसके थे आपके तिरुमल। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए हम बात कर लेते हैं संगम वंश की। देखिए संगम वंश के बारे में हरिहर फर्स्ट जो था उसने 1343 में होयसल को अपने राज्य में मिला लिया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो हरिहर सेकंड था इसने देखिए महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। बुक्का फर्स्ट था, उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। देवराय फर्स्ट ने देखिए तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकला थी, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए देवराज सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने देखिए पहली बार मुसलमानों की भर्ती जो है सेना पर की थी, यानी सेना में मुसलमानों को भी इन्होंने शामिल किया था। इसने देखिए भाष्य लिखा था, कौन कौन सा? तो महानाटक सुधा निधि लिखा था और ब्रह्म सूत्र लिखा था। इसके बाद देखिए इमाड़ी देवराय थे। इमाड़ी देवराय की इन्होंने उपाधि ली थी, किसने ली थी? देवराय सेकंड ने ये उपाधि ली थी, इमाड़ी देवराय। ठीक, विद्वान कौन थे इनके समय में? देखिए श्रीनाथ थे, जिन्होंने रचना की थी हरिविलासम की, चीज भी आपको ध्यान देना है। देवराय सेकंड के बाद बात कर लेते हैं तो संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विरूपाक्ष सेकंड है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए विजयनगर साम्राज्य का विरोधी कौन था? तो ये आपका था बहमनी साम्राज्य था, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की बात करें देखिए इस पे कौन कौन से राज्य बाद में इससे टूटते हैं? तो अहमदनगर इससे संबंधित था, बीदल इससे संबंधित था, गोलकुंडा इससे संबंधित था, बीजापुर और बरार। ठीक, देखिए इसके अलावा जो ऊपर के चार है ना आपके, अहमदनगर, बीदल, गोलकुंडा और बीजापुर, इन चारों ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, जिसे हम तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, या राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं उसे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना, आगे वो पॉइंट आएगा उससे भी हम देख लेंगे। ठीक, इस पे बरार शामिल नहीं थे, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। दक्षिण भारत के साम्राज्य कौन कौन से थे? तो देखिए वारंगल, काकतीय वंश, होयसल और पांड्य वंश थे। इसको देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आपको विजयनगर साम्राज्य बनता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं विजयनगर बना था हरिहर और बुक्का। ये हरिहर और बुक्का कौन थे? तो काकतीय वंश में ये मंत्री थे जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, उससे पहले की बात करें थी। बहमनी साम्राज्य बना था अलाउद्दीन बहमन शाह के समय में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए हरिहर और बुक्का के बारे में अगर देखें ना, देखिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज को देख लेते हैं। तो इस्लाम धर्म को इन्होंने अपना लिया था कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, क्योंकि डर के मारे काफी ज्यादा दबाव था इन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर। इसके बाद क्या हुआ? ये दोनों ये अपने समय, सही समय का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद होता क्या है कि विद्रोह दबाने के लिए ये जाते हैं। ठीक है, काकतीय वंश में ये विद्रोह दबाने के लिए जाते हैं, वहां पर विद्रोह हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में।
वहां पर इनकी मुलाकात होती है माधव विद्यारण्य से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, माधव विद्यारण्य, इनको माधवाचार्य भी कहा जाता है। इनसे ये प्रभावित हुए और इन्होंने इन्हें समझाया तो ये हिंदू दोबारा बन गए थे। हरिहर और बुक्का दोनों ये हिंदू दोबारा बन जाते हैं। इसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य इन्होंने बनाया 1336 में, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। बुक्का ने जो है देखिए चाइना में दूत मंडल भेजा था, ये चीज आपको ध्यान देना, और इसने मदुरई भी जीता था। इसकी एक बुक है मधुरम विजयम, ये चीज आपको ध्यान देना, जिसे लिखा किसने था तो गंगा देवी के द्वारा रचित थी, ये चीज आपको ध्यान देना। गंगा देवी कौन थी तो कुमार पंकम की ये पत्नी थी। हरिहर सेकंड ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए विजयनगर बहमनी साम्राज्य की संघर्ष की बात करें, देखिए बुक्का फर्स्ट के समय में संघर्ष होता है। कारण क्या था इसका तो रामचूर दोआब के कारण विजयनगर बहमनी संघर्ष जो होता है उसका प्रमुख कारण था रामचूर दोआब। ठीक, रामचूर दोआब के कारण की बात करें, देखिए ये कृष्ण तुंगभद्रा के मध्य में था। यहाँ देखिए सोना की खदानें थी, उत्पादन काफी अच्छा था यहाँ होता था, और कृषि भी काफी अच्छी होती थी। इसके कारण ये संघर्ष हुआ था। इसमें देखिए तीन लोग और शामिल, तीन संघर्ष और शामिल थे। चालुक्य और चोलों के मध्य संघर्ष रामचूर दोआब के कारण ही था। चालुक्य और पल्लव के मध्य भी इसी के कारण था, और विजयनगर बहमनी के मध्य भी इसी के कारण संघर्ष था ये। देखिए आपको ध्यान देना, नूनीज, ये नूनीज क्या था, नूनीज कौन थे, पुर्तगाली और घोड़ों व्यापारी थे, चीज आपको ध्यान देना। और ये अच्युत देव के शासन काल में 1535 में आया था नूनीज। ठीक, देवराय फर्स्ट की बात करें तो देवराय फर्स्ट ये की बात करें तो इसके समय देखिए निकोलो कोंटी आता है, ये आपका इटली का क्या कहते हैं यात्री था। इसने देखिए दिवाली और नवरत्न, नवरत्न जो होता है नवरत्न उत्सव का इसने उल्लेख किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेना में मुसलमानों की भर्ती ये भी करता है देवराय फर्स्ट। युद्ध की बात करें, देखिए सुनार की बेटी का युद्ध होता है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य में होता है, जिसपे बहमनी राज्य जीत जाता है और विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। यहाँ पर सुनार की बेटी के युद्ध का मतलब है कि सुनार की एक बेटी होती है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राजा दोनों अपनी शादी करना चाहते हैं। इस पर देखिए होता क्या है, विजयनगर साम्राज्य जब हार जाता है तो बहमनी साम्राज्य के जो शासक होते हैं देवराय फर्स्ट की बेटी से, यानी जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे उनकी बेटी की शादी बहमनी राज्य में मजबूरी में करनी पड़ती है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर देखिए इन्होंने हरिद्रा बांध का निर्माण कराया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देवराय सेकंड की बात करूं, देखिए इसके समय विदेशी जो आया था वो अब्दुल रज्जाक आया था, जो कि फारसी यात्री था। उपाधि इसने कौन कौन सी ली थी देवराय सेकंड ने, तो देखिए इमाद देवराय, प्रौढ़ देवराय और गज वेटकर। इसके बाद देखिए मस्जिद का निर्माण भी कराया था। बुक इनकी ध्यान देना है आपको कौन कौन सी है, महानाटक, सुधा निधि है और ब्रह्मसूत्र पर टीका। ठीक, इसके बाद देखिए विरूपाक्ष सेकंड की बात करो, देखिए संगम वंश का ये अंतिम शासक था। इसने इसे जो है नरसिंह ने मार दिया था और उन्होंने सालू वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बेटे को वीर नरसिंह ने मार दिया और ये तुलु वंश की स्थापना कहते हैं। नरसिंह ने विरूपाक्ष को मारा और नरसिंह के बेटे को वीर नरसिंह ने मारा, जिससे तुलु वंश की स्थापना होती है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए बला पहाड़ इसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, नरसिंह को, क्योंकि बच्चों को इसने मारा था। और वीर नरसिंह को सेकंड बला पहाड़ कहा जाता है, क्योंकि इसने नरसिंह के बच्चे को मार दिया था। ठीक, अब देखिए तुलु वंश की बात कर लेते हैं। तो कृष्णदेव राय मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, 1509 से 1529 के मध्य में रहता है। विदेशी कौन कौन से आए थे, तो देखिए बाराबोसा आया था और डोमिंगो पायस, ये दोनों आपके पुर्तगाली थे, ये दोनों आपके कृष्णदेव राय फर्स्ट के समय में ही आए थे। ठीक, बाबर नामा में इसकी चर्चा मिलती है दो शासकों के बारे में, ठीक है। तो उनमें से एक कृष्णदेव राय भी रहता है। पुर्तगालियों ने इसकी चर्चा की है, इसके समय में आए थे और भटकल में किला बनाने की अनुमति भी मांगी थी, बारूद के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए विदित क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो बहमनी हो गए, मदुरई हो गया और तेलंगाना क्षेत्र थे। उपाधि की बात करें, देखिए उपाधि कौन कौन सी ली थी, तो इन्होंने देखिए यवन राज स्थापनाचार्य और आंध्र पितामह और अभिनव भोजन। इसके बाद कार्य की बात कर लेते हैं, देखिए इन्होंने विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद देखिए नागलपुर नगर का स्थापना कराई, विजयनगर को विकसित किया। इसके बाद देखिए गोपुरम मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया था। इनके समय देखिए 8 तेलुगु विद्वान थे, कौन थे, अष्ट दिग्गज। इसका देखिए प्रमुख दिग्गज की बात करें, देखिए औसन्नी पेदन्ना की बात करें, औसन्नी पेदन्ना की, तो देखिए इन्होंने रचना की थी कौन कौन सी, मनुचरितम, स्वरोचित संभव और हरिकथा स्वर्ण सिधु। ठीक, इसका देखिए नंद तिम्मान है, इन्होंने रचना की थी पारिजात हरण की। ठीक, इसको देखिए कृष्णदेव राय जो स्वयं था इसने भी रचनाएं की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी रचनाएं।
आमुक्त मल्लाद कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जाम्बवती कल्याणम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जाम्बवती कल्याणम देखिए जामवंती और कृष्ण की शादी का उल्लेख मिलता है। जामवंती जो जामवंत थे उनकी बेटी का ही नाम था। इसके अलावा इन्होंने उषा परिणम की भी रचना की थी। तेनालीराम की बात करें, तेनालीराम भी देखिए कृष्णदेव राय के समय का था और उसने रचना की थी पांडुरंग महात्म की। इसको देखिए सदाशिव राय की बात कर लेते हैं तो ये तुलु वंश का अंतिम शासक था। इनके मंत्री थे राम राय, ये बहुत बड़े साजिशकर्ता थे, ठीक है, राजनीतिज्ञ थे लेकिन साजिशकर्ता भी थे। इन्हीं के कारण देखिए बनिहट्टी या राक्षस राक्षस तगड़ी का युद्ध होता है, जो तालीकोट युद्ध के नाम से भी जाना जाता है 1565 में। इसमें देखिए विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ चार साम्राज्य एक साथ आ जाते हैं, बहमनी, बीदर, गोलकुंडा, बीदर, ठीक। बहमनी, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर है, ठीक है। इस पे आपका कौन सा नहीं शामिल रहता, बरार नहीं शामिल रहता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखेंगे ना, एक सेकंड, बरार इसमें नहीं शामिल होता, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जीत कौन जाता है, तो देखिए बहमनी साम्राज्य इसमें जीत जाता है, विजयनगर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। इसको देखिए रामराय जो होता है ना, जो साजिश करता था, इसका ब्रदर था तिरुमल, और तिरुमल ने ही देखिए अरावली वंश को स्थापित किया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसका देखिए पैगोडा क्या थी, तो विजयनगर राज्य की मुद्रा थी। अरावली वंश की बात करें, देखिए राजा कौन थे, तिरुमल थे, और लास्ट राजा कौन थे, रंगथरी थे। इसको देखिए विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं, देखिए राजा इस समय बहुत ही पावरफुल रहता था। मंत्रिपरिषद की बात करें तो सलाहकारी मंत्रिपरिषद रहता था। दंडनायक मंत्रियों को कहा जाता था, प्रधानी पीएम को कहा जाता था, नायक प्रांतपति को कहा जाता था। केंद्रीय सचिवालय का नाम क्या था, तो रायसम था। अधिकारी कौन था, करडिकम था। अब देखिए विभाजन की बात कर लेते हैं, साम्राज्य हो गया, प्रांत हो गया, नाडु या वलनाडु जिसे हम जिला भी कहते हैं, इसके बाद स्थल या तहसील है, इसके बाद मेलग्राम जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं, और इसके बाद पुर है जिसे हम ग्राम कहते हैं। यानी देखिए साम्राज्य, उसके बाद प्रांत आता है जिसे हम मंडल भी कहते हैं। इसके बाद देखिए नाडु आता है जिसे हम जिला कहते हैं या वलनाडु भी। इसके बाद देखिए स्थल आता है जिसे तहसील कहते हैं। इसके बाद मेलग्राम आता है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, और उर जिसे हम ग्राम कहते हैं। प्रांत जो होता है ये मंडल इसको कहते थे, और 6 प्रांत थे इनके समय में। इनके अधिकारी को देखिए प्रांतपति या नायक कहा जाता था। शक्ति देखिए बात करें तो सैन्य और असैन्य या न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियां प्रांतपति या नायक पर ही निर्भर करती थी। कर संग्रह करना इनका प्रमुखता कार्य था, और कर को राज्य तक पहुंचाना भी इनका ही कार्य करता था। देखिए प्रांतपति या नायक क्या करता था, अपने स्तर पर राजा के नाम पर भी ये सिक्के जारी करने का ही अधिकार था, किसे, प्रांतपति या नायक को ही। नायंकर प्रणाली की बात कर, देखिए बड़े बड़े सामंत थे ये, जिसे हम अमर नायक कहते थे। इन्हें कार्य के बदले अमरम भूमि दी जाती थी, ठीक है, जो कि वंशानुगत नहीं होती थी। पहली बार अच्युत देशम के समय में नायंकर प्रणाली लागू होती है। भूमि की बात करें, देखिए भूमि 3 प्रकार की थी। भंडारबार भूमि थी जिसे राजकीय भूमि कहते हैं। इसको देखिए अमरम भूमि थी जिसमें 3/4 कुल भूमि का दिया जाता था, ठीक है। मान्य भूमि दान में देने वाली भूमि को कहा जाता था। इसको देखिए आयंगर प्रणाली की बात करें, देखिए स्थानीय स्वशासन में प्रशासक वंशानुगत होने लगा था, ठीक है। इसको देखिए 12 सदस्य इसमें होंगे और 12 अधिकारी इसमें होते थे। इसको देखिए अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो क्या कहते थे, महानायकाचार्य कहा जाता था। इस पर देखिए राजा, ग्राम के मध्य अधिकारी, और ब्रिटिशर्स तक ये यही चीज चलती आई थी, महानायकाचार्य, ठीक है। ब्रिटिशर्स आप समझ सकते हैं, मुगल काल भी आया, सल्तनत काल भी था, तो उसके बाद भी ये महानायकाचार्य पद चलता रहा था अधिकारी के रूप में। ये देखिए आयंगर प्रणाली में पद की बिक्री भी होती थी, खरीद गिरवी रखना भी ये सब संभव कर दिया गया था, ठीक है। भू राजस्व की बात कर लेते हैं, तो देखिए शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था किसे, भू राजस्व को। विभाग कौन सा था, तो 58 था, जिसे हम वसूली विभाग भी कहते हैं। इसके उस समय देखिए भू राजस्व प्रणाली काफी ज्यादा कठोर थी। भूमि की बात करें तो भूमि 4 प्रकार की थी, सिंचित भूमि, शुष्क भूमि, उद्यान भूमि, वन भूमि। अब देखिए कर टैक्स की बात करें तो नकद या अनाज के रूप में कर टैक्स कहते थे। और अन्य कर कौन से थे, तो विवाह कर था, संपत्ति कर था, चुंगी कर था। विवाह कर जो होता था, विधवा की शादी अलाउ नहीं थी, विधवा की शादी देखिए अलाउ थी, लेकिन इसमें टैक्स नहीं लगता था, ये चीज आपको ध्यान है, विधवा शादी में नो टैक्स लगता था, ठीक। संपत्ति कर, व्यापारिक कर और चुंगी कर, जो ये सब चीजें लगती थी। विवाह कर भी लगता था लेकिन विधवा शादी में नहीं लगता था। इसको बाद देखिए सैन्य की बात कर लेते हैं, तो देखिए विभाग थे आपके, कौन सा था, कदाचार विभाग था, मुख्य सेनापति, महादंड नायक। सेना 3 प्रकार की थी, पैदल, घुड़सवार और हस्त सेना थी। कृष्णदेव राय ने पहली बार मुस्लिम और तुर्की लोगों को भी अपनी सेना में शामिल किया था। न्याय प्रणाली की बात करें, देखिए अधिकारी में राजा था, इसको देखिए न्याय के सेनापति जो प्रांत में होता था वो था। न्यायालय 4 प्रकार के थे, तिष्ठिता जो कि स्थिर था,
चल यानी मूवेबल था, मुद्रा यानी अर्थदंड जो लगाने का काम करता था, रुपए से संबंधित जो दंड जुर्माना लगाता था। इसके बाद है शास्त्रीयता, जो शास्त्र अनुसार आपका न्याय का काम करता था। इसके बाद देखिए विजयनगर कला और संस्कृति की बात करें, देखिए दृश्य कला थी और निष्पादन कला थी। संस्कृति में देखिए आपके धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान, ये सब चीजें आती हैं। दृश्य कला देखिए क्या होती है, एक बार बनती है हमेशा देखने के लिए। निष्पादन कला जो होती है परफॉर्मेंस पर आधारित होती है, यानी बदलती रहती है और इस परफॉर्मेंस के आधार पर काम करती है, यानी जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, गायन हो गया, रंगमंच, ये सब परफॉर्मेंस बेस्ड चीजें हैं। देखिए दृश्य कला में स्थापत्य कला आता है, मूर्ति कला आता है, चित्रकला आता है, यानी एक बार बन गई उसे केवल देखा जाता है। ठीक है। स्थापत्य कला की देखिए बात कर लेते हैं, दो प्रकार के थे, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में आपके मंदिर आते थे जो कि द्रविड़ शैली पर बने थे। नॉन रिलीजियस की बात करें, देखिए राजमहल या राजप्रसाद हो गए, जैसे नगर हो गए, तालाब या नहर हो गए। इसको देखिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो देखिए हजारा मंदिर कृष्णदेव राय ने बनाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है जितने हैं। विट्ठल स्वामी मंदिर भी कृष्णदेव राय ने, ये रथ मंदिर की तरह है। अम्मान मंदिर देवता की पत्नी का ये मंदिर कहा जाता है। कमल मंदिर, ये इस्लामिक शैली का इसमें प्रभाव दिखता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मंदिर निर्माण शैली की बात करें, देखिए चोलों के समय में राजा रानी मंदिर और आपका अमन मंडप बना था। ठीक है। विजयनगर के समय में देखिए कल्याण मंडप बना था, जो कि आपके देवी देवता विवाह के लिए था, और संगीत स्तंभ और अलंकृत स्तंभ स्थित थे। अम्मान मंदिर की बात करें, देखिए ये देखिए मुख्य देवी का मंदिर था। स्तंभ की बात करें, देखिए अलंकृत स्तंभ होते थे इस समय, और हवा के टकराने से इनसे संगीत की आवाज भी निकलती थी स्तंभों से। कमल मंदिर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, ये देखिए आपका इस्लाम का प्रभाव इसमें दिखता है। और देखिए एकाश में पत्थर की ये मूर्तियां थी सभी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए मूर्तिकला की बात कर लेते हैं, देखिए नरसेर अवतार की बात करें तो ये आपकी विष्णु की मूर्ति है, कृष्णदेव राय ने बनवाई थी। इसमें देखिए शेषनाग भी उपस्थित है, जिसे आदिशेष नामक नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए गणेश मूर्ति मिलते हैं जो कि आकाश में पत्थर से बनती है, यानी एक ही पत्थर से काट करके इस मूर्ति को बनाया गया है। और नंदी मूर्ति भी यहाँ पर बनी हुई है। चित्रकला की बात कर लेते हैं, देखिए चित्रकला मंदिरों की दीवारों पर अलंकरण मिलता है, लेपाक्षी किला का उल्लेख मिलता है, रामायण महाभारत से संबंधित चित्रकला भी देखने को मिलती है। ये अक्षरी शैली की बात करूं, देखिए यहाँ पर क्या है, नृत्य और संगीत से ये बना था। इसको देखिए संगीत की बात कर लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, लक्ष्मी नारायण है जो कि इन रचना की थी इन्होंने, संगीत सूर्योदय की, ये चीज आपको ध्यान देना, लक्ष्मी नारायण ने की थी। संगीतकार हैं आपके देखिए कृष्णदेव राय और राम राय थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। रंगमंच की बात करें, देखिए रंगमंच में देखिए बोमलाट इंपॉर्टेंट है। बोमलाट क्या था, ये कि छाया नाटक था जिसपे कठपुतली से नाटक किया जाता था, और ये रॉड और स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो होती थी ना, वहां पर चल कर ये किया जाता था। ठीक है। इसको देखिए शिक्षा और साहित्य की बात करें, तो शिक्षा और साहित्य में आपको यह ध्यान देना है, अग्रहारों को इसमें बढ़ावा दिया गया था, जो अग्र थे उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता था। विषय कौन कौन से थे, तो वेद, इतिहास, पुराण और आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। चार भाषा इस समय विकसित हुई थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ठीक। तेलुगु में आपको देखिए 8 विद्वान थे जिन्हें हम अष्टदिग्गज कहते हैं, और ये कृष्णदेव राय में थे, कृष्णदेव राय के समय में। ठीक। इसको देखिए बहमनी राज्य की बात कर लेते हैं, तो बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू या बहमन शाह के द्वारा 1347 में की जाती है। इसने देखिए खलीफा से मान्यता ली थी, राजधानी गुलबर्गा थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये इसकी स्थापना होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मुद्रा क्या थी इनकी, हूर थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। मोहम्मद शाह थर्ड की बात करें, देखिए ये प्रधानमंत्री था, यानी पीएम था, पीएम महमूद गवा का था। ठीक है। और रूसी यात्री मोहम्मद शाह थर्ड के समय में आता है निकितन, ये चीज आपको ध्यान देना है। अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। बहमनी साम्राज्य देखिए 5 स्वतंत्र राज्यों में टूट जाता है। अहमदनगर में, जिसका आपका संस्थापक था मलिक अहमद, बीजापुर आज जिसका संस्थापक आदिल शाह था, बरार इमाद शाह इसका संस्थापक था, बीदर का अली बरीद था, गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह था। देखिए अहमदनगर की स्थापना 1686 में होती है, बीजापुर की 1633 में, बरार की 1595 में, बीदर की 1687 में। ठीक। इब्राहिम आदल शाह सेकंड को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर अबला बाबा जगत गुरु की उपाधि ने दी जाती है, इन्हें समानतः जाना जाता है। किताब नौरस बुक की बात कर, देखिए रचना की थी इब्राहिम आदिल शाह ने, दक्कनी भाषा में, ये चीज आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट शासक कौन था, आपका चांद बीबी था। ठीक है। अहमदनगर से संबंधित था ये। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, जैनुलाब्दीन को कहा जाता था। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो सिकंदर शाह ने कराया था। चैतन्य महाप्रभु की बात कर, देखिए 1486 से 1534 के मध्य में रहते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में चैतन्य महाप्रभु थे। और राजधानी परिवर्तन की बात कर, देखिए धार से मांडू
और इसके बाद ये किया किसने था, तो होसंग साय ने किया था, धार से मांडू जो राजधानी परिवर्तन की थी। ठीक, तो दोस्तों ये आपका विजयनगर साम्राज्य आपका यहाँ से अब समाप्त होता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जब समाप्त होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट वीडियो था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आप कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको देखिए इसी चैनल पे प्रशासनिक शब्दावलियां आपको कराई जा रही हैं। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मिडिवल हिस्ट्री आपकी चल रही है। मिडिवल हिस्ट्री में एक वीडियो जहाँ तक और आएगा, इसके बाद आपकी मिडिवल हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम देखिए आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई सुझाव लेना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक ले दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।